हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया चैप्टर नंबर 4 यूनिट 1 मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था बच्चों। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा बच्चों कि मार्केट होता क्या और मार्केट की डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी, कॉर्नर की डेफिनेशन पढ़ी और प्रोफेसर आर चापमैन की डेफिनेशन पढ़ी मार्केट की। उसके अलावा हमने पढ़ा कि मार्केट को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने मार्केट को क्लासिफाई किया on the basis of time, on the basis of area, on the basis of nature of transactions, volume of business or on the basis of competition। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था बच्चों कि जब आप मार्केट को कंपटीशन के बेस पे डिवाइड करते हो ना, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या थी बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यही था अब तक, जो पूरे चैप्टर में चलेगा। इवन यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 भी इसी के ऊपर बेस्ड है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन पे हम आते हैं बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट बताई गई थी आपको? परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट थी जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस यानी कि आइडेंटिकल इन नेचर है और यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचा जाता है। फॉर्म जो होती है ना वो प्राइस टेकर होती है, और प्राइस बनाता कौन है, प्राइस मेकर कौन है? तो वो था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्म्स। इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में, इवन 2 में भी आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पे हम तीन टाइप्स की मार्केट पढ़ेंगे, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोली। बच्चों मोनोपोली मार्केट क्या है? जहां पे सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्म खुद ही प्राइस सेट कर रही है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है क्योंकि मार्केट पे फुल कंट्रोल है। मोनोपोली है ना, सिंगल सेलर है। उसके बाद पड़ा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसी मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो हेट्रोजीनियस है, डिफरेंशिएटेड है इन टर्म्स ऑफ कलर, क्वालिटी, ब्रांड, साइज, पैकेजिंग। और ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट अलग अलग है तो सबका प्राइस भी डिफरेंट होगा। तो इस मार्केट के अंदर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट के, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ऐसी मार्केट होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां भी प्राइस खुद सेट किए जाते हैं लेकिन प्राइस पे फुल कंट्रोल नहीं होता। हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों व्हाट इज ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली ऐसी मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर्स हैं, और जो फ्यू सेलर्स हैं, थोड़े से सेलर हैं, वो जो काउंटेबल हैं, उनका साइज बहुत लार्ज है ना। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्ट था वो दोनों हो सकता है, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। एग्जांपल दिया मैंने आपको पेट्रोलियम का, वो होमोजीनियस में, और ऑटोमोबाइल का हेट्रोजीनियस में। तो ये सारी मार्केट हम यूनिट नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज क्या पढ़ेंगे? देखो, इस मार्केट के टाइप के बाद मैंने आपको थोड़ा सा रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज रेवेन्यू? तो हमने पढ़ा रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू मींस द टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेल ऑफ टोटल आउटपुट। जितना आपने आउटपुट सेल किया उससे आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, वो क्या था? टोटल रेवेन्यू था। फॉर्मूला कैसे निकाला था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। सर आपने 50 यूनिट सेल की, 10 रुपीज की एक, तो आपको 500 रुपीज मिले, वो आपका क्या था? टोटल रेवेन्यू। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। उसके बाद टोटल रेवेन्यू के बाद पढ़ा हमने एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, और फिर पढ़ा कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये तीन कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सिर्फ टाइप पे बात खत्म नहीं होती ना, हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही मार्केट में रेवेन्यू कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी मार्केट में टीआर का बिहेवियर यानी टोटल रेवेन्यू का क्या बिहेवियर होता है, एवरेज रेवेन्यू का क्या बिहेवियर होता है, और कौन सी मार्केट में इन सारी रेवेन्यू का आपस में क्या रिलेशन है, कौन सी रेवेन्यू के कर्व की क्या शेप होती है, उसका रीजन क्या है, कौन सी रेवेन्यू को हम डिमांड कर्व बोल सकते हैं। अपने पढ़ा था एवरेज रेवेन्यू इज कॉल्ड डिमांड कर्व, है ना। रीजन भी आपको दिया था बच्चों, आज फिर से रिवाइज करा दूंगा आपको एक बार। तो हम पढ़ेंगे आज रेवेन्यू कंसेप्ट, मतलब कि रिलेशन between TR, AR, MR and different types of market, मतलब कि perfect competition और imperfect competition। imperfect competition के अंदर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों के AR, MR को अलग अलग पढ़ेंगे, तो कुछ फर्क होता है। जो फर्क क्या होता है आपको मैं बताऊंगा आज। तो आज की क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है। टेबल डायग्राम का यूज होगा, ध्यान से सुनना, टेबल डायग्राम्स को नोट करना, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को। तो क्लास को ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा, और यही रेवेन्यू कॉन्सेप्ट
प्लस जो पीछे हमने किया कॉस्ट, उससे पहले किया प्रोडक्शन, वो सब कुछ यूज होगा मार्केट में यूनिट नंबर 3 में। तो सुनते हैं, समझते हैं व्हाट इज रेवेन्यू और रिलेशन ऑफ डिफरेंट रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। हाँ जी, देखो बच्चों, अब टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट्स। यहां हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू कंसेप्ट्स की, यानी कि टीआर, एआर, एमआर की, और उनका आपस में क्या रिलेशन। सबसे पहली बात सुनना बच्चों ध्यान से। हमने इन केस ऑफ मार्केट ये पढ़ा कि कंपटीशन के बेस पे आप मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वो क्या है सर? परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरा है इम्परफेक्ट। अच्छा, दोनों ही मार्केट में प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ मार्केट ऐसी हैं जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, सेम चलता है, चेंज ही नहीं होता जब तक इंडस्ट्री ना चाहे। कुछ मार्केट ऐसी हैं जहां फर्म खुद प्राइस सेट करती है, प्राइस मेकर है, वहां पे तो वो आउटपुट सेल ज्यादा करना चाहती हैं तो प्राइस रिड्यूस भी कर देती है। तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में देखते हैं कि प्राइस का बिहेवियर अलग अलग है। और अगर प्राइस का बिहेवियर अलग है तो ऑब्वियस ही बात है टीआर एमआर का बिहेवियर भी अलग अलग है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो केस। पहला केस, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि ऐसी मार्केट जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन। सर ऐसा क्यों? बच्चा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जो प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है वो इंडस्ट्री जो है प्राइस फर्म को दे देती है, और फर्म उस प्राइस पे कितने भी आउटपुट सेल कर सकती है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट। तो वहां पर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैसा आने वाला है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, व्हेन प्राइस फॉल, अगर आउटपुट को ज्यादा सेल करना है तो फर्म को प्राइस फॉल करने होते हैं, क्या आपको अच्छे से मालूम है? तो इस समय पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस फॉल हो रहे हैं। तो अगर प्राइस फॉल होंगे तो टीआर एमआर का बिहेवियर क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। वो कौन सी मार्केट है? वो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम पढ़ेंगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। ऑलिगोपोली का नहीं पढ़ेंगे, उनका अलग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है, वो अलग मार्केट में ढंग से फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑफ एआर एमआर एंड टीआर जब प्राइस फॉल होता है। तो ये दो केस हमारे सामने हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिलेशन ऑफ एआर टीआर एमआर व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चा? तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट कौन सी मार्केट में? याद रहे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस रिमेन कांस्टेंट। चलो बच्चों, नोट्स पे आते हैं, लिखते हैं, समझते हैं कि हम आज लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, जहां पर प्राइस कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि परफेक्ट कंपटीशन इस मार्केट में, ध्यान रहे कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है, ठीक है, और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फर्म प्राइस टेकर। करेक्ट है ना? अब अगर हम बात करें फर्म की, हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट किसका पढ़ेंगे? ऑब्वियस फर्म का पढ़ेंगे, इंडस्ट्री का नहीं। तो प्राइस कांस्टेंट, पहला केस क्या है? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, सेम है। इस केस में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या होगा और प्राइस कांस्टेंट क्या होता है, कब होता है, कौन सी मार्केट में होता है? तो हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है बच्चों, एक बात ध्यान रखो कि प्राइस को आप क्या बोलते हो? प्राइस को आप एआर बोलते हो, एमआर बोलते हो, या टीआर बोलते हो? सर आपने पढ़ा हुआ है ना, प्राइस को बोलते हो आप एवरेज रेवेन्यू, मतलब कि हम बोल रहे हैं एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है। देखो बच्चों, अब सुनना ध्यान से, हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ एआर एमआर एंड टीआर, ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सिंपल। अब बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर प्राइस कांस्टेंट है तो शेड्यूल कैसा बनेगा। सबसे पहले आप लिखोगे यूनिट ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यहां पे आप आउटपुट सेल कर रहे हैं,
जितनी भी आप आउटपुट सेल करें, लेकिन आपका जो प्राइस है बच्चों वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम ये लेके चल रहे हैं कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है। तो आप एआर को यानी कि प्राइस को क्या मान के चलेंगे बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो क्या बिहेवियर होगा टीआर का, एमआर का और एआर का, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। करेक्ट एकदम। तो ए आर, टी आर और एम आर हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप देखें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमने आउटपुट ले लिया और प्राइस रिमेन कांस्टेंट है। तो मान लो कोई भी प्राइस, बच्चा मैंने 10 रुपीज कांस्टेंट प्राइस ले लिया, तो आप 10 रुपीज को कांस्टेंट मान के चले। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होगा। आप कितनी भी आउटपुट सेल करें, आप 10 रुपीज के हिसाब से ही सेल करेंगे। सर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए बच्चा, हम एग्जाम्पल देते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। वैसे तो ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, पर अगर हम मान के चले एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट में मान लो एक सेलर ने बोल दिया कि पटाटोस 20 रुपीज के पर केजी है, चाहे 1 किलो लो, चाहे 5 किलो लो, चाहे 20 किलो लो, 20 रुपए रेट लगेगा। ठीक है, बार्गेनिंग करना अलग चीज है, बट यहां पर बोल दिया उसने 20 रुपए रेट लगेगा। तो 20 रुपए किलो के हिसाब से आप चाहे 1 किलो लो, चाहे 2 किलो, चाहे 5 किलो, चाहे 20 किलो, रेट इज 20 रुपीज पर केजी। इस तरह से हमने प्राइस लिया 10 रुपीज पर यूनिट, और चाहे कितना भी बेचो 10 रुपए के हिसाब से लगेगा। तो ए आर इज कॉन्स्टेंट। करेक्ट है ना? हम क्यों बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केट में भी ना बहुत सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के मैच नहीं करते। इन रियलिटी हम बोल देते हैं परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हम इसलिए बोल देते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम्पल, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, और एग्रीकल्चर मार्केट में सबका प्रोडक्ट एक जैसा है। ठीक है, ऑलमोस्ट प्राइस भी सेम चलता है पूरी मार्केट के अंदर। अगर आप सब्जी मंडी में जाएं तो मार्केट आपको सबका सेम मिलेगा प्राइस। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ फीचर मैच भी करते हैं, एक दो फीचर मैच नहीं भी करते हैं। तो एक परफेक्ट एग्जांपल बना नहीं है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, तो हमने मान लिया कि डज नॉट एग्जिस्ट। और एग्जांपल देना भी हो तो परफेक्ट कंपटीशन में हम एग्रीकल्चर मार्केट को बोल देते हैं। अभी आप ये सुनो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एआर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। एआर इज कांस्टेंट, प्राइस इज सेम। अगर एआर कांस्टेंट है सर, तो टीआर क्या आएगा? हम टीआर निकाल लेते हैं। टीआर का फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, टोटल रेवेन्यू का, प्राइस इनटू क्वांटिटी या फिर एआर इनटू क्वांटिटी। बात एक ही है, क्योंकि एआर को हम प्राइस बोल सकते हैं। और अब टीआर निकालेंगे आप तो आपका मिलेगा आपको 10 इंटू 0 दैट इज 0। उसके बाद 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 50 एंड 60। आपके पास टीआर आ गया बच्चा। टीआर आने के बाद, टोटल रेवेन्यू आने के बाद आप मार्जिनल रेवेन्यू आसानी से निकाल सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता क्या है एमआर? मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू द addition या change in total revenue by sale of one more unit. Formula of MR is TRN minus TRN minus 1. करेक्ट है ना? TRN minus TRN minus 1 is the formula for MR. तो यहाँ पे आएगा डैश, 10 minus 0 this is 10, 20 minus 10 is again 10, 30 minus 10 again 10, 40 minus 10 again 10। सर ये बार बार चेंज सेम क्यों आ रहा है? बच्चा प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो हर बढ़ती यूनिट पे जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या दिख रहा है मुझे कि जैसा मेरा एआर होगा वैसा ही मेरा एमआर होगा, जैसा ही एआर होगा वैसा ही एमआर होगा। तो मैं बोल सकता हूं परफेक्ट कंपटीशन में कि एआर इज इक्वल्स टू एमआर। करेक्ट है ना? एआर इज इक्वल्स टू एमआर इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में पता चल गया। अभी इस चीज को हम समझाएंगे डिटेल में। हम बनाते हैं बच्चों टेबल एंड डायग्राम। टेबल हमने बना लिया। अब इस टेबल से मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम में आप आराम से देखना कि किस कर्व की शेप क्या है और उसका रीजन आप लोग क्या देने वाले हैं। ठीक है, कौन से कर्व की क्या शेप है और क्या रीजन है। सबसे पहले बच्चों एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट। उसके बाद वाई एक्सिस पे आप लिखते हैं बच्चों जो आप प्लॉट करने जा रहे हैं, दैट इज ए आर, एम आर एंड टी आर, एक साथ प्लॉट करेंगे हम। और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब सबसे पहले अगर आप स्केल लेंगे तो आपने आउटपुट लिए 0 से लेकर 6 तक, तो आप परफेक्ट स्केल आराम से ले सकते हैं।
0 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका जो टी आर है वो 10 20 30 40 50 60 है। आप आराम से 10 10 का स्केल ले, 10 20 30 40 50 एंड 60, करेक्ट एकदम। अब सबसे पहले आप बनाएंगे ए आर और एम आर, दोनों 10 ही है तो दोनों की शेप सेम होगी, दोनों कोइंसाइड करेंगे तो ए आर एम आर 10 ही है दोनों, आउटपुट चाहे 1 हो चाहे 2 चाहे 3 चाहे कितनी भी हो, ए आर एन एम आर एस 10। तो आप 10 पर ही पॉइंट्स लगाएंगे, तो जो भी आपका ए आर एम आर आएगा उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आएगा, और वो कैसा आएगा बच्चा, वो आपका आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। सर ए आर और एम आर की शेप कैसी आई, कांस्टेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक। अब हम टी आर कर्व ड्रॉ करते हैं। बच्चा जीरो आउटपुट पे टोटल रेवेन्यू जीरो, आपने कुछ सेल ही नहीं किया तो रेवेन्यू कहां से आएगी, ठीक है। बट ए आर क्यों है 10, सर आउटपुट चाहे बेचो चाहे मत बेचो, प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा प्रोडक्ट का, या प्राइस भी जीरो कर दोगे आप लोग, नहीं ना। तो ए आर की वैल्यू कभी भी जीरो आप नहीं लेंगे, आप गुड्स को फ्री में नहीं बेच रहे हो, कुछ ना कुछ प्राइस तो होना चाहिए, चाहे आउटपुट जीरो हो प्राइस फिर भी 10 तो रहेगा ही ना। अब लोग नहीं खरीदे, आपने सेल नहीं किया वो अलग बात है, बट प्राइस तो 10 होगा ही होगा, या कुछ भी प्राइस जो सेट किया है वो होगा। प्राइस कैन नेवर बी जीरो, मतलब ए आर कैन नेवर बी जीरो। अब टी आर प्लॉट करते हैं, 1 पे 10 है, उसके बाद 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, इस तरह से हम प्लॉट कर देंगे, 4 पे 40 है, और 5 पे 50, और 6 पे आपका 60 है। इस कर्व को आप जब बनाएंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट आएगा। सर व्हाट इज कांस्टेंट रेट, बच्चों देखो आपका टीआर 10 10 से बढ़ रहा है, 10 10 से बढ़ रहा है, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग रेट, दिस इज नॉट डिक्रीजिंग रेट, दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट रेट। तो आपके टीआर की शेप कैसी है, अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, समझ में आया। अब देखो, अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्या है टीआर, क्या है एआर और क्या है एमआर। हम कौन सी मार्केट पढ़ रहे हैं बच्चा, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो टीआर एआर एमआर का क्या कंसेप्ट होता है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एआर की शेप क्या है और क्यों है, टीआर की शेप क्या है और क्यों है। नोट्स पे आते हैं, सुनना ध्यान से बच्चों। हमने क्या पढ़ा अब तक, हमने ये पढ़ा कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कौन सी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन, नो फर्म इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कोई भी फर्म प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकती। रीजन क्या है सर, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, ध्यान से देखो। परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये पढ़ा है कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, समझ में आया कि नहीं। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर, फर्म इज प्राइस टेकर। जब इंडस्ट्री प्राइस सेट करती है और फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मतलब फर्म का कंट्रोल ही नहीं है ना प्राइस पे, तो फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने दिया है, और उस प्राइस पे फर्म कितना भी बेच सकती है। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट सेम प्राइस ओनली, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों, अब क्या बोल रहा है, एवरी, इट मींस द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, एमआर जो होगा वो यहां पर एआर के बराबर आएगा। वो हमने देख लिया बच्चों, एआर एमआर दोनों बराबर आ रहे हैं क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, तो टीआर जो है वो सेम रेट से बढ़ रहा है, और टीआर सेम रेट से बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है आपका एमआर बिल्कुल कांस्टेंट आने वाला है। तो अब हमने टेबल बनाई बच्चों, हमने अपनी टेबल में 10 लिया कांस्टेंट प्राइस, यहाँ पे इन्होंने 5 लिया है, पर ग्राफ तो सेम बनेगा, डायग्राम तो सेम बनेगा बच्चों। तो ए आर एम आर की शेप क्या है, ए आर एम आर की शेप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। समझ में आया आपको, क्यों है ऐसा, इसका रीजन क्या है। सर परफेक्टली इलास्टिक भी इसको आप बोल सकते हो, आप ए आर को डिमांड कर्व बोल सकते हो, पर एम आर को डिमांड कर्व नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बच्चों, ए आर को बोलते हैं हम प्राइस, ना कि हम एम आर को प्राइस बोलते हैं। अब अगर ए आर प्राइस है तो ए आर कर्व ही डिमांड कर्व होगा, ना कि एम आर कर्व डिमांड कर्व होगा। तो आप बोल सकते हो, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूं,
व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ फर्म लिख रहा हूं, इंडस्ट्री नहीं, डिमांड कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आप क्या बोलोगे, द शेप ऑफ डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फर्म की अगर बात हो रही है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परफेक्टली इलास्टिक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। तो ए आर एम आर कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो एआरएमआर अपने आप ही कांस्टेंट आएंगे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल शेप आ सकती है। ठीक है, अब ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फर्म इज एबल टू सेल मोर आउटपुट एट सेम प्राइस, इसीलिए आपका एआर जो है वो एमआर के बराबर है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट पे। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, परफेक्ट कंपटीशन में आपका एआर एमआर बराबर होते हैं क्योंकि फर्म सेम प्राइस पे आउटपुट ज्यादा सेल कर रही है बच्चा। उसके बाद बोल रहा है कि टीआर का और एमआर का क्या रिलेशन है, टीआर का और एमआर का क्या रिलेशन है। देखो, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो फर्म सेल कर सकती है कितनी भी क्वांटिटी, बट प्राइस आपका सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो आपका एमआर तो आता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन जो आपका टीआर होता है ना बच्चा, वो इंक्रीज होता है। वो भी कौन से रेट से, कांस्टेंट रेट से। टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। बच्चों क्यों, ध्यान से सुनो, रीजन क्या है, टीआर कांस्टेंट रेट से क्यों बढ़ता है। सर, आपकी आउटपुट इंक्रीज हुई 1 2 3 4 5, प्राइस आपका सेम था 5 5 5 5 5। जब पहली आउटपुट आपने सेल करी, आपका टोटल रेवेन्यू था 5, 5 इंटू 1 इज 5। आपने दूसरी आउटपुट सेल करी और प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, तो आपका टीआर में भी ज्यादा रेट से या कम रेट से चेंज नहीं होने वाला। जितना प्राइस है उसी रेट से आपका टीआर चेंज होगा, मतलब कि कांस्टेंट है प्राइस तो कांस्टेंट रेट से आपका टीआर चेंज होगा। आपने 2 यूनिट बेची, अब आपकी टोटल रेवेन्यू डबल हो गई, पहले 5 थी अब 10 हो गई, क्योंकि आपने 2 यूनिट्स बेची। आपने 3 यूनिट्स बेची, 5 रुपए के हिसाब से आपकी टीआर 15 हो गई, पहले थी 5 फिर 10 फिर 15। आपकी हर बार टोटल रेवेन्यू जो है वो 5 रुपए से बढ़ रही है, क्योंकि आपका प्राइस सेम है, कांस्टेंट है हर बार 5 रुपए। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप आउटपुट ज्यादा सेल करते हो और हर बढ़ती आउटपुट पे अपना प्राइस आप कम कर देते हो, तो आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा बच्चों। आपका जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा वो कम होगा, क्योंकि आप प्राइस कम करते जा रहे हैं। अगर आप हर बढ़ती आउटपुट पे, मेरी बात सुनना, प्राइस को बढ़ाओगे, पहले 5 रुपए में बेच रहे थे, अब 6 में बेच रहे हो, फिर 7 रुपए में बेच रहे हो, आउटपुट बढ़ती जा रही है, तो आपका जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंक्रीजिंग रेट से जनरेट होगा, क्योंकि आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, साथ साथ प्राइस भी बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आप प्राइस कांस्टेंट रख रहे हो तो आपका टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से ही जनरेट, समझ रहे हो। इसीलिए बोलते हैं टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। समझ में आ गया इतना आपको। तो हम बोलते हैं टीआर की शेप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ऐसा क्यों, आप आउटपुट सेल नहीं करेंगे, मान आपका प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा। मान लो यहां पर जीरो होता बच्चों, यूनिट्स में क्या होता, जीरो, प्राइस तो आपका होता ही कुछ ना कुछ, क्योंकि जीरो प्राइस तो हो नहीं सकता, तो आपका टीआर भी कितना आता, जीरो आता, एमआर में कोई चेंज नहीं आता, तो टीआर आपका जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, एट द लेवल ऑफ जीरो आउटपुट। इसलिए हम बोलते हैं टीआर कैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। वेरी वेरी सिंपल। अब मेरी बात सुनना, आप एआर, एमआर और टीआर तीनों में से किसको प्राइस लाइन बोल सकते हो, किसको प्राइस लाइन बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर एआर को बोलते हैं ना प्राइस, तो एआर ही प्राइस लाइन है, सिंपल। तो एआर इज कॉल्ड प्राइस लाइन, एआर इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बच्चों, रिलेशन बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन, ठीक है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस इज इक्वल्स टू एआर होता है। अभी एआर आपका जो है वही आपका एमआर है, तो मैं बोल सकता हूं कि प्राइस इक्वल्स टू एआर, एआर इक्वल्स टू एमआर, बट प्राइस इज नॉट इक्वल टू एमआर, ध्यान रखना। एमआर को प्राइस बोलते नहीं है, बराबर तो यहां पे आ रहा है, यहाँ बाय चांस प्राइस और एमआर दोनों सेम आ रहे हैं, बट एमआर को प्राइस नहीं बोलते, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे मार्केट पढ़ोगे ना, वहां आप देखोगे कि प्राइस के बराबर एमआर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कुछ रीजन है वहां पर कि प्राइस वहां फॉल होंगे या राइज होंगे, बट प्राइस को एआर ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर कि अगर आप एम आर को सम करो तो आप टी आर निकाल सकते हैं। एम आर को सम करके आप टी आर निकाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल है क्या हमारे पास कोई? देखो बच्चों, ये एम आर कितना है आपका? 5। 5 प्लस 5 कितना आया बच्चों? 10। 10 प्लस 5 कितना आया बच्चों? 15। 15 प्लस 5 कितना आया बच्चों? 25। तो एम आर को प्लस करके टी आर आ सकता है, हमें पता है। तो टी आर कैसे आता है? एम आर का सम करके फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको याद है कॉस्ट चैप्टर में, कॉस्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट के नीचे वाला जो एरिया होता है वो टीवीसी होता है, क्योंकि एमसी को प्लस करके टीवीसी आता है। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि एम आर के नीचे वाला जो एरिया सारा ये होता है वो टी आर होता है। क्यों सर? क्योंकि एम आर को प्लस करके टी आर आता है। एम आर कर्व के नीचे जो भी एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया वो क्या है? वो है टी आर, क्योंकि समीशन ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू टी आर। एक तरीका और भी है जानने का, एरिया टी आर के बराबर क्यों होता है। देखो सर, आप अगर ध्यान से देखें, ओ से लेके क्यू तक ये क्या है? आपकी क्वांटिटी है, ओ से लेकर क्यू तक। और ओ से लेके पी तक क्या है बच्चों? ऑब्वियस ये प्राइस है सर, प्राइस है ओ से लेके पी तक। अब मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला पी इंटू क्यू होता है, तो पी की वैल्यू क्या है? ओपी। क्यू की वैल्यू क्या है? ओ क्यू। सर ओपी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके बराबर आपका एरिया आएगा? बोलो किसके बराबर एरिया आपका आएगा? ये पूरा जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, टी आर इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे ओ पी आर क्यू। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये पूरा आपका टी आर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? टी आर। तो पी इंटू क्यू से निकाल लो या एम आर को सम करके निकाल लो, आएगा तो टी आर ही। ठीक है। ओपी इंटू ओ क्यू, जो एरिया आएगा आपका वो क्या होगा? आपका टी आर। समझ में आया बच्चों? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि P इंटू क्यू टी आर होता है, सबमिशन ऑफ एम आर भी टी आर होता है। तो एरिया अंडर ए आर कर्व या फिर एम आर कर्व, बोलो किसके बराबर है? सर टी आर के बराबर है। दैट्स इट। इस तरह से आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। लॉजिक सबके अंदर है, फिर रट्टाफिकेशन कहीं पर है नहीं बच्चों। ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो ए आर का क्या रिलेशन है एम आर से, एम आर का क्या रिलेशन है टी आर से, कैसा बिहेवियर है टी आर का, ए आर का, एम आर का। देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस होते हैं कांस्टेंट, और जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं तो ए आर कांस्टेंट होता है, एम आर भी कांस्टेंट होता है और दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जो टी आर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। सर ऐसा क्यों? ये दोनों कांस्टेंट है, टी आर बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? सर आप आउटपुट को देखो, आप आउटपुट मोर एंड मोर सेल कर रहे हैं तो आपकी टोटल रेवेन्यू बढ़ेगी, बट सेम रेट से बढ़ेगी क्योंकि आपका प्राइस हर बार सेम है। समझ में आ रहा है? अगर आपका ए आर सेम है तो आपकी टी आर भी सेम रेट से बढ़ेगी, दैट इज कांस्टेंट रेट। तो टी आर की शेप कैसी है? अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। कैसी है सर? अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। वेरी वेरी सिंपल, अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। समझ में आ गया? ये आपका टी आर हो गया बच्चों। और ए आर एम आर आपके सामने कांस्टेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, परफेक्टली इलास्टिक इसको आप बोलेंगे। तो ए आर एम आर आपका हो गया कांस्टेंट और टी आर आपका हो गया अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। और टी आर ओरिजिन से भी शुरू हो सकता है क्योंकि आपकी जीरो आउटपुट पे टी आर भी जीरो होती है। समझ रहे हो? तो आपका जो टी आर है स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन आप हमेशा बोल सकते हो बच्चों। ठीक है। चलो, परफेक्ट कंपटीशन में हमने देख लिया कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैसा होता है। आपके पास दो केस थे बच्चों। देखो, पहला केस था जब आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन। अब जो आपका केस है वो क्या है? अब है व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। ये कब होता है? ये होता है सर परफेक्ट कंपटीशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्राइस फॉल होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैसा होगा, तब क्या बिहेवियर होगा ए आर का, एम आर का और टी आर। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अब जो सेकंड वाला केस है आपका वो ये है, क्या है? रिलेशन ऑफ ए आर एम आर व्हेन प्राइस फॉल। उसके बाद अलग से पढ़ेंगे
रिलेशन ऑफ टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, दो टॉपिक यहां पर है, और एक मोनोपोली में और एक मोनोपोलिस्टिक में, दोनों मार्केट में अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बने रखना बस क्लास में। रिलेशन ऑफ ए आर एंड एम आर या रिलेशन ऑफ टी आर एम आर भी पढ़ेंगे इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जब प्राइस फॉल होता है। सर फॉल ही क्यों? बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में तो कांस्टेंट था, वो इंडस्ट्री मेकर थी, फर्म टेकर थी, जो प्राइस फर्म को दिया गया फर्म ने ले लिया, उस पर बेचा। लेकिन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट, वो अपना प्राइस खुद सेट करते हैं। जो फर्म अपना प्राइस खुद सेट करती है, उसको अगर आउटपुट ज्यादा सेल करनी है तो प्राइस रिड्यूस कर सकती है। कोई बाउंडेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो प्राइस इंडस्ट्री ने दिया वही सेट करो। यहां पर मोनोपोली, सिंगल सेलर, अपने आप में वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, एक ही सेलर है, इसलिए जितना प्राइस हो वो अपने आप सेट करेगा। आउटपुट ज्यादा सेल करनी है, प्राइस रिड्यूस कर सकता है, इसलिए हम बोलते हैं इस मार्केट में प्राइस फॉल होगा अगर आउटपुट सेल ज्यादा करनी है तो पहला केस है रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। इसके बाद पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। करेक्ट है ना? तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। सुनना बच्चों ध्यान से, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। अब प्राइस फॉल कौन सी मार्केट में होता है बच्चों? तो आप बोलोगे सर इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन से कंपटीशन में? इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसमें दो मार्केट्स पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी? मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। दोनों ही मार्केट में, दोनों ही मार्केट में हम प्राइस फॉल लेके चलेंगे बच्चा। दोनों ही मार्केट में प्राइस फॉल लेके चलेंगे। अगर आउटपुट को ज्यादा सेल करना है तो प्राइस को आपको रिड्यूस करना ही होगा, ऐसा मान के चलेंगे। तो प्राइस फॉल, करेक्ट एकदम, प्राइस फॉल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल। उसके लिए आपको चाहिए होगी एक टेबल जहां पे आप प्राइस फॉल दिखाएंगे। तो टेबल में आप सबसे पहले कॉलम बनाएंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट का। दूसरा कॉलम बनाएंगे एआर का, मतलब कि प्राइस का। तीसरा कॉलम बनाएंगे टोटल रेवेन्यू का। चौथा कॉलम बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू का। इस तरह से ये चार कॉलम बनाने के बाद आप लोग इजीली रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। इन चारों कॉलम में आपके पास आउटपुट है। आउटपुट में आपके पास 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक हम लोग ले लेते हैं बच्चों। इतना लेने के बाद आप ये मान के चल रहे हो कि जो आपके प्राइस हैं बच्चों, वो क्या हो रहे हैं? आपके प्राइस जो है वो फॉल हो रहे हैं। तो आप यहाँ लिख ले, आपको याद रहेगा कि प्राइस हमने फॉल लेके चले। अगर आउटपुट सेल ज्यादा करनी है तो फर्म को प्राइस कम करना पड़ रहा है। अब 10 10 10 प्राइस लेके तो नहीं चलेंगे, कांस्टेंट तो लेके नहीं चलना। अगर आउटपुट ज्यादा सेल करना चाह रही है फर्म, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म, चाहे मोनोपोली है चाहे मोनोपोलिस्टिक है, प्राइस रिड्यूस लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्राइस आप ले लो 10 9 8 7 6 5 4। करेक्ट एकदम। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम यूनिट्स को लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह लेके चलते हैं। अब आपके पास यूनिट्स भी है और आपके पास प्राइस भी है। प्राइस आपका क्या हो रहा है बच्चा? फॉल हो रहा है। अब टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? आप सबको पता है P इंटू क्यू या फिर AR मल्टीप्लाई क्वांटिटीज टोटल रेवेन्यू। आपने जितने यूनिट सेल की मल्टीप्लाई जितना प्राइस था, तो 10 इंटू 1 इज 10, 9 इंटू 2 इज 18,
8 into 3 is 24, 7 into 4 is 28, 6 into 5 30, again 6 into 5 30, 7 into 4 28, ये आपका टी आर आ गया। इस टी आर से आप एम आर निकाल लो। कैसे निकालते हैं बच्चा? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 कितना आएगा? अभी आएगा डैश 18 माइनस 10, यहां आएगा आपका 8। अगर आप यहां चाहो डैश की जगह पर तो क्या लिख सकते हो? डैश की जगह पर आप 10 लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि मान लो आपकी आउटपुट 0 होती, प्राइस तो कुछ ना कुछ होता, तो टी आर आपका 0 ही आता, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई 0 इज 0। अब 10 माइनस 0 आप करते तो आपका 10 ही आता बच्चों। अब आएगा 6, अब आएगा 4, फिर आएगा 2, देन आएगा 0, देन आएगा -2, ये आपका एम आर आ गया। तो 10 8 6 4 2 0 -2, ये आपका एम आर आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैलकुलेशन करने के बाद, ये शेड्यूल बनाने के बाद, देखो बच्चों ये शेड्यूल जो है इसको बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल शेड्यूल। मतलब कि हमने अपने अजम्पशन बेस पे ये माना है कि प्राइस फॉल होंगे अगर आउटपुट ज्यादा सेल करने चाह रही है फॉर्म, ये वैसे फीचर भी है, तो अपने प्राइस अपने आप ले लिए फॉल, अपनी वैल्यूज ले ली, हाइपोथेटिकल वैल्यू मतलब अपनी वैल्यूज ले ली आपने। 10 9 8 7 6 5 4 प्राइस फॉल हो रहा है, करेक्ट है, रूल सही लेने हैं बिल्कुल। प्राइस आपका फॉल हो रहा है, आउटपुट आपकी ज्यादा सेल हो रही है, तो आपने टीआर निकाल लिया, एमआर निकाल लिया। उसके बाद जिसका आपको रिलेशन करना है उसका आप कर्व बना लो, जिसका आपको रिलेशन करना है उसका आप कर्व बना लो। आपको रिलेशन करना है सर ए आर का और एम आर का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ए आर एम आर कर्व बना लोगे, खत्म बात। ए आर एम आर कर्व बना लोगे, तो आप क्या लिखोगे यहां पर? आउटपुट, हमेशा की तरह क्या लिखोगे यहां पर? आउटपुट। रेवेन्यू भी आउटपुट का फंक्शन है सर, जितनी ज्यादा आउटपुट सेल करेंगे उतनी रेवेन्यू बढ़ेगी आपकी, ठीक है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि प्राइस आपका क्या है। तो ए आर एम आर हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। सबसे पहले आउटपुट आपने लिया है 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका जो ए आर और एम आर है उसी को देखो बस, क्योंकि वही बनाना है हमको। तो एम आर आपका मैक्सिमम 10 तक है, ए आर भी आपका मैक्सिमम 10 तक है, तो आप स्केल ले लें बहुत आराम से, 1 1 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, डन। अब बनाते हैं सर सबसे पहले ए आर को, उसके बाद एम आर को। आपका ए आर है 10 9 8 7 6 5 4, 1 पे कितना है सर? 10 है, 2 पे कितना है? 9 है, 3 पे कितना है? 8, ऐसे ही 4 पे 7, 5 पे 6, 6 पे 5, 7 पे 4। इस कर्व को बोलेंगे आप ए आर कर्व, इसको आप ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपका आ गया बच्चा एवरेज रेवेन्यू, करेक्ट है एकदम। अब बनाते हैं एम आर। जब आपने एक यूनिट सेल की तो आपका एम आर था सर 10, तो आपने 1 पे प्लॉट करना है 10, अगेन सेम पॉइंट है। 2 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपका एम आर 8 है सर, तो 2 यूनिट पे आप बनाएंगे 8। 3 पे आपका जो एम आर है वो 6 है, तो आप 6 पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। 1 पे आपका 10 है, 2 पे आपका 8 है, 3 पे आपका 6 है। 4 पे आपका फिर एम आर जो है वो 4 है, तो आप 4 पे प्लॉट करेंगे 4। 5 पे आपका जो एम आर है वो 2 है, 6 पे आपका एम आर जो है वो 5 पे एम आर 2 है आपका, यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों 5 पे 2 प्लॉट करने के बाद 6 यूनिट पे आपका एम आर 0 है, और 7 पे आपका एम आर -2 है, तो -2 भी आप यहाँ प्लॉट कर लें, नीचे जाके -1 और -2, तो -2 बना दे 7 पे। इसको आप ज्वाइन करेंगे अब, तो आपका एम आर कुछ इस तरह से आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट एकदम। तो आपके एवरेज रेवेन्यू की शेप जो आ रही है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग,
मार्जिनल रेवेन्यू भी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और जीरो भी जा सकता है। 6 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपका जो एम आर है वो जीरो है, एम आर इज इक्वल्स टू जीरो। 7 पे आपका एम आर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख सकते हैं। तो आपका एम आर यहां तक तो बच्चों पॉजिटिव है, उसके बाद जीरो, उसके बाद नेगेटिव, ये आपका ए आर कर्व है। करेक्ट एकदम। तो ए आर और एम आर कर्व की शेप आपकी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि आपके प्राइस कांस्टेंट नहीं है, अब आपके प्राइस फॉल हो रहे हैं। जब प्राइस फॉल होंगे तो आपका ए आर एम आर भी फॉल ही होगा, बट ए आर एम आर बराबर नहीं है अब, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं है। देखा बच्चों, इस मार्केट में ए आर एम आर बराबर नहीं आएंगे, ए आर फॉल है, एम आर भी फॉल हो रहा है। अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप को कि कैसे आप ए आर एम आर का रिलेशन कर सकते हैं। नोट्स पे आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि व्हेन फर्म इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स ओनली बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, हमने प्राइस को फॉल किया है और आउटपुट सेल ज्यादा की है, तो आपका ए आर जो है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ। तो आपकी जो रेवेन्यू है फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन ए आर। सर एडिशनल रेवेन्यू कौन सी होती है बताओगे? एडिशनल रेवेन्यू को बोलते हो आप, क्या बोलते हो? एडिशनल रेवेन्यू को आप बोलते हो एम आर। जो आपका एम आर है वो हमेशा ए आर से कम है। देखो आप नोट्स पे आओ, आपका जो एम आर है वो हमेशा ए आर से कम है। एम आर इज लेस देन ए आर ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हर बढ़ती आउटपुट आप प्राइस को कम किए जा रहे हैं। अब ज्यादा सेल कर रहे हैं, प्राइस रिड्यूस कर दिया, और ज्यादा सेल कर रहे हैं, प्राइस और रिड्यूस कर दिया, तो आपकी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू बिफोर, क्योंकि आपने अगले यूनिट पे प्राइस कम कर दिया, उससे अगले यूनिट पे आपने प्राइस और कम कर दिया, तो आपकी एडिशनल रेवेन्यू कम जनरेट होगी। तो हम बोलते हैं जो आपका एमआर होगा वो एआर से कम होगा ऑलवेज। व्हेन प्राइस फॉल एडिशनल रेवेन्यू मतलब एमआर आल्सो फॉल, बट एमआर फॉल फास्टर देन एआर। अगर एमआर फास्टर फॉल होगा इसका मतलब एमआर छोटा ही होगा एआर से। ये आपका पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमआर हमेशा फॉल होगा और हमेशा एआर से कम ही होगा। तो दोनों की शेप कैसी है? दोनों कौन? एआर एमआर दोनों की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन जो एमआर है वो हमेशा एआर से छोटा है। बच्चों ध्यान रखना, क्यों छोटा है? क्योंकि एमआर बहुत फास्टर फॉल होता है। फास्टर क्यों फॉल होता है? क्योंकि आप हर बढ़ती यूनिट ऑफ आउटपुट पे प्राइस को कम किए जा रहे हैं, तो आपकी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट जो होगी वो कम होती जाएगी। करेक्ट एकदम। तो आपका एमआर जो होता है वो हमेशा एआर से कम आता है, ये ध्यान रखना। आपका एमआर यहाँ पे 3 है तो एआर 4 है, एमआर आपका 1 है तो आपका एआर 3 है, तो एमआर हमेशा छोटा मिलेगा आपको, किससे? एआर से। और ध्यान रखो आपका एमआर जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी टोटल रेवेन्यू सेम रही तो आपका एडिशनल रेवेन्यू जीरो होगा। अगर आपकी टोटल रेवेन्यू फॉल हो गई तो आपकी एडिशनल रेवेन्यू मतलब नेगेटिव चलेगी। पहले आपकी रेवेन्यू थी 50, अब आपकी रेवेन्यू है 48, आपकी एडिशनल रेवेन्यू 2 रुपए से कम हो गई, इट मींस नेगेटिव। एडिशनल रेवेन्यू क्या हो गई? नेगेटिव। एमआर आपका जीरो भी हो सकता है, एमआर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो है ही। तो एमआर कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां छोटी सी बात बताता है, क्या ध्यान से सुनना, कि इन द टेबल या डायग्राम ए आर एम आर दोनों ही फॉल हो रहे हैं आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, पर जो एम आर का रेट है वो ए आर के रेट से डबल है। ये आपने नोट किया? देखो बच्चों नोट्स पे आते हैं, आपका ए आर फॉल हो रहा है 1 से, ठीक है, 10 से 9 हुआ, 1 से कम हो गया, फिर 1 से कम हो गया, फिर 1 से कम हो गया, लेकिन जो आपका एम आर है देखो वो 2 से कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है। तो आपके जो एम आर के फॉल होने का रेट है ना, वो ए आर के फॉल होने के रेट से डबल है। एक लाइन लिख रहा हूं, एम आर फॉल, ए आर ऑल्सो फॉल, एम आर भी फॉल, ए आर भी फॉल, बट फॉल इन एम आर is double of AR, is double of AR। जो एम आर के फॉल होने का रेट है वो ए आर से डबल है, ये ध्यान रखना। करेक्ट एकदम। उसके बाद एम आर फॉल एट अ रेट विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ ए आर, बात यही हो गई। अब ध्यान से सुनो बच्चों कि आपका जो एम आर है
वो जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि आप एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू को आप प्राइस बोलते हैं। अगर AR प्राइस है तो सोचो, क्या प्राइस कभी जीरो होगा? नहीं सर। तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस ना कभी जीरो होगा ना कभी नेगेटिव होगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव तीनों हो सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। अभी तक हमने पढ़ लिया इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन। उस मार्केट में हमने क्या पढ़ा है कि प्राइस हमारे फॉल होते हैं। अगर प्राइस फॉल होते हैं तो AR MR का क्या रिलेशन होता है, हमने पढ़ा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बाद टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रिलेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ प्राइस फॉल। मतलब कौन सी मार्केट सर? परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस कांस्टेंट थी ना। प्राइस फॉल कौन सी मार्केट में है? तो आप बोलोगे सर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस है वो हम फॉल लेके चल रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म को अगर आउटपुट ज्यादा सेल करनी है तो फर्म को प्राइस कम करना पड़ेगा। करेक्ट है ना एकदम? आप लोगों ने बच्चों टेबल तो बना ही लिया प्राइस फॉल की, ठीक है, TR भी आपने निकाल ही लिया है। अब भी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? अभी सिर्फ हम लोग डायग्राम में TR को और MR को प्लॉट करेंगे। टेबल हमारे पास है ही। तो एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे बच्चों? यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट आप लेंगे एक्स एक्सिस पे, और वाई पे आप लेंगे टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। हम रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं TR का और MR का। तो सबसे पहले आउटपुट पे आप लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपका टोटल रेवेन्यू देखिए बच्चों, आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम 30 तक है। कहां तक है सर? 30 तक। तो क्या आप टोटल रेवेन्यू को MR के साथ प्लॉट कर सकते हैं बच्चा? सर बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, टोटल रेवेन्यू और MR को प्लॉट करने के लिए एक साथ यहाँ पे 3 का स्केल लीजिएगा। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। अब आप सबसे पहले TR को प्लॉट कीजिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे। आपका TR कितना है आप देख लीजिए सर। आपका TR है 10, उसके बाद 18 है, फिर 24 है, फिर 28 है, फिर 30 है, फिर 30 है, फिर 28 है। इसको मैं प्लॉट करता हूँ TR को। सबसे पहले 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे आपका TR जो है बच्चा वो 10 है, तो आप 10 पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 2 पे आपका 18 है, आप 18 प्लॉट कर देंगे। ठीक है, 10 के बाद 18 2 यूनिट पे। 18 के बाद 3 पे 24 है, आप 24 प्लॉट कर देंगे। 4 पे आपका 10 18 24, उसके बाद आपका 28 है। कितना है? 4 पे 28 प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 5 पे आपका TR जो है वो 30 है, 6 पे भी 30 है सर, और 7 पे अगेन 28 हो गया। कितना हो गया? 28। तो आप इस कर्व को ज्वाइन कीजिए। आपका TR आपको इस तरह मिलेगा जैसा मैं बना रहा हूं बच्चों। ये आपका TR है, टोटल रेवेन्यू। करेक्ट एकदम। अब बनाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR। 1 पे आपका MR 10 है, सेम पॉइंट है। 2 पे आपका MR 8 है बच्चों। कितना है? 8। तो 2 पे आपने 8 बना दिया। 3 पे आपका 6 है, तो 6 प्लॉट कर दिया। उसके बाद आपका 4 पे 4 है, आपने 4 प्लॉट कर दिया। 5 पे आपका MR जो है वो 2 है,
6 पे आपका एमआर जो है वो 0 है और 7 पे जो आपका एमआर है वो -2 है। अब आप एमआर को ज्वाइन करेंगे तो आपका इस तरह से एमआर जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे 6 यूनिट पे आपका एमआर जो है वो 0 है और 7 पे आपका एमआर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान देना, जहां पे आपका एमआर 0 है, जहां पे आपका एमआर 0 है, आप उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जहां पे आपका टीआर मैक्सिमम है। इससे एक रिलेशन बन जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करना टॉपिक को। यहाँ पे आपका टीआर जो है वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, 30 एंड 30। देखो टेबल में दिखाता हूं आपको मैं कि आपका टीआर मैक्सिमम है तो वैल्यू क्या है। आपका टीआर जब मैक्सिमम है तो वैल्यू है 30 एंड 30, इसको बोलेंगे मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो आपने बना दिया, उस समय आपका एमआर कितना है बच्चों, 0। अब हम ये देख रहे हैं कि आपका टीआर बढ़ रहा है, कौन से रेट से बढ़ रहा है मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आपका टीआर मैक्सिमम है, उसके बाद आपका टीआर फॉल हो रहा है, लेकिन जो आपका एमआर है ऑलवेज फॉल हो रहा है, फिर 0 पहुंच गया, उसके बाद नेगेटिव भी है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या बनता है। सबसे पहला रिलेशन आपका टीआर इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ये देखो, व्हेन टोटल रेवेन्यू, व्हेन टीआर इंक्रीज एट, कौन से रेट से बढ़ रहा है टेबल में देखते हैं। टेबल में देखो बच्चों, आपका टीआर इंक्रीज हुआ पहले 8 से, 8 के बाद आपका टीआर इंक्रीज हुआ 6 से, उसके बाद इंक्रीज हुआ 4 से। ये रेट हर बार कम हो रहा है, 10 से, फिर 8 से, फिर 4 से, सॉरी 10 से, 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो आपका टीआर हर बार डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। रेट कैसे देखा, डिफरेंस देखो, 10 का है, फिर 8 का है, फिर 6 का है, बढ़ तो रहा है 10, 18, 24, लेकिन कम कम रेट से बढ़ रहा है। तो टीआर इंक्रीज है डिक्रीजिंग रेट, तो आपका एमआर क्या हो रहा है उस टाइम, आपका एमआर फॉल हो रहा है बच्चा। तो व्हेन टीआर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, दोनों बोल सकते हो आप, देन एमआर फॉल, आपका एमआर क्या हो रहा है बच्चों, फॉल। रिमेन्स पॉजिटिव, एमआर फॉल तो है पर रिमेन्स पॉजिटिव, अभी 0 नहीं किया ना नेगेटिव किया। तो आपका टीआर जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आपका एमआर फॉल होता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा, when TR is maximum, when TR is maximum and constant, when TR is maximum and constant, MR is 0। ध्यान से देखो, आपका TR जब मैक्सिमम है, आपका MR 0 है बच्चों, ये हमने ज्वाइन किया जो पॉइंट, ये आपका सेकंड रिलेशन है। उसके बाद देखो, जैसे ही आपका TR फॉल होना शुरू हुआ, जैसे ही आपका टीआर फॉल होना शुरू हुआ, आपका एमआर नेगेटिव चला गया बच्चों। एमआर कहां चला गया, नेगेटिव चला गया, करेक्ट एकदम। तो व्हेन टीआर स्टार्ट्स फॉलिंग, व्हेन टीआर टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, एमआर बिकम्स नेगेटिव, टीआर फॉल, एमआर बिकम्स नेगेटिव। ये तीन रिलेशन आपके बन सकते हैं टीआर के और एमआर के इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जब प्राइस आपका फॉल होता है। करेक्ट है बच्चों, समझ में आप लोगों को। अब देखो, यहां हमने पढ़ा अभी टीआर का और एमआर का रिलेशन, तो आपका यहां पर है। देखो बच्चों, एज लॉन्ग एज एमआर इज पॉजिटिव, टीआर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ध्यान रखना, टीआर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद जब एमआर आपका 0 है तो टीआर आपका मैक्सिमम होगा, जब एमआर आपका नेगेटिव है तो पक्का आपका टीआर फॉल होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि एआर और एमआर दोनों का रिलेशन तो हमने पढ़ लिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, एमआर फास्टर फॉल होता है, एमआर हमेशा डबल फॉल होता है एआर से, एमआर लेस देन एआर होता है, एमआर 0 नेगेटिव भी हो सकता है। हमने अब ये पढ़ना है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दो मार्केट है, एक मोनोपोली और एक मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एआरएमआर डाउनवर्ड तो होंगे, ये बात तो करेक्ट है,
कि दोनों ही फर्म प्राइस को फॉल करते हैं आउटपुट ज्यादा सेल करने, और फिर भी एक मेजर डिफरेंस है, फिर भी एक मेजर डिफरेंस है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के डिमांड कर्व में। वो क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के डिमांड कर्व में मेजर डिफरेंस है, वो क्या है और क्यों है? वो टॉपिक शुरू होता है अब, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पक्का बनता है, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? AR-MR कर्व जो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? सर डिफरेंस तो है, वो डिफरेंस क्या है उसको समझाओ। तो अब इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, डिफरेंस बिटवीन AR-MR इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सुनना बच्चों ध्यान से, देखो बच्चों, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों आते तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही है। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक बोथ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो दोनों का AR-MR कर्व तो फॉल ही होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। हमने पढ़ा है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस होता है वो फॉल होता है, तो ऑब्वियस ही बात है प्राइस अगर फॉल होता है तो आपके AR-MR दोनों ही कर्व फॉल होंगे बच्चों, हाँ या ना? होंगे या नहीं? दोनों के दोनों कर्व क्या होंगे? फॉल होंगे। तो अगर दोनों ही कर्व फॉल होंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप तो होगी। तो डिफरेंस क्या है फिर? तो डिफरेंस क्या है दोनों के डिमांड कर्व में? देखो बच्चों, दोनों के दोनों मार्केट में सेम कर्व होता है यार, हमारे जैसे हमने बनाया हुआ, लेकिन फिर भी डिफरेंस क्या है? दोनों ही इम्परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट हैं, दोनों मार्केट में प्राइस फॉल हो रहा है, दोनों मार्केट में डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे यार एमआर, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सर स्लोप का। व्हाट इज स्लोप? सर याद है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? हमने पढ़ा था कुछ कर्व होते हैं स्टीपर, कुछ होते हैं फ्लैटर। एक डिमांड कर्व में भी टॉपिक था, डिमांड चैप्टर में भी टॉपिक था कि डिमांड कर्व स्टीपर भी हो सकता है, फ्लैटर भी हो सकता है। स्टीपर कब होगा, फ्लैटर कब होगा? मैंने कहा था ना आपको, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ यहां यूज होने वाला है। अभी आप सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है दोनों में। बच्चों, एक होती है मोनोपोली मार्केट, करेक्ट है ना? एक होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मैंने आपको इनके फीचर्स तो बताए हैं थोड़े थोड़े, हालांकि ये दोनों टॉपिक्स यूनिट नंबर 3 में डिटेल में आएंगे, बट फिर भी कुछ फीचर मैंने आपको बताए हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के। सर मोनोपोली मार्केट में पहला तो ये था कि यहां पर सिंगल सेलर है। क्या है? सिंगल सेलर। और यहां पे है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, करेक्ट एकदम। लेकिन जो यहां पे प्रोडक्ट है मोनोपोली के अंदर, वो यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है जिसके कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोली तभी तो बनती है ना? लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, यहां पर जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब हेट्रोजीनियस है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब कि हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट। सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, यहां सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं बच्चों। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इस इन दोनों वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब इससे कुछ समझाना चाहता हूं। अब मैं आता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक पे। बच्चों याद करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा था कि जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, जिन गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल होते हैं, उन गुड्स की डिमांड हाई इलास्टिक होती है। क्योंकि अगर एक का प्राइस फॉल हो गया, कंज्यूमर दूसरे सब्सटीट्यूट, उसके सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ही कैन चेंज द डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस। तो डिमांड इज इलास्टिक। पर जिस गुड के सब्सटीट्यूट ही नहीं होते, उसके प्राइस फॉल हो जाए या राइज, अगर राइस ज्यादा हो भी गए तो भी उसको लेगा वो कंज्यूमर, सब्सटीट्यूट अवेलेबल। व्हेन सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, डिमांड इज इनइलास्टिक। सर अब देखो, मोनोपोली में क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं? नहीं होते। तो डिमांड कैसी होनी चाहिए? सर लेस इलास्टिक होनी चाहिए। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं क्या? सर बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग अलग प्रोडक्ट है, एग्जांपल देता हूं आपको।
जैसे सोप, एक सोप के बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, इन सब के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल। तो जहां सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे वहां डिमांड कैसी होगी, कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस राइज होती है एक का, हाई इलास्टिक। तो जहां पे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है वहां डिमांड कैसी है, इलास्टिक। जहां सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है वहां कैसी है, लेस इलास्टिक। अब डिमांड कर्व में फर्क आएगा कि नहीं बच्चों, मोनोपोली के डिमांड कर्व या एआरएमआर कर्व जो होंगे वो होंगे लेस इलास्टिक, ये आपने पढ़ लिया क्यों। और जो मोनोपोलिस्टिक के एआरएमआर कर्व होंगे वो होंगे मोर इलास्टिक, वो भी आपने पढ़ लिया क्यों। तो रीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको रीजन पता होने चाहिए। मोनोपोली का जो एमआर और एआर कर्व होगा वो होगा लेस इलास्टिक, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक का एमआर और एआर कर्व होगा वो होगा मोर इलास्टिक। ये डिफरेंस है, देखो डाउनवर्ड दोनों के हैं, ये है हाई इलास्टिक और ये है लेस इलास्टिक। मेरी बात समझ रहे हो। तो क्यों, क्योंकि सब्सटीट्यूट अवेलेबल मोनोपोली में नहीं है तो लेस इलास्टिक, और सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मोनोपोलिस्टिक में तो मोर इलास्टिक। इस चीज को अब नोट से पढ़ते हैं। कह रहे दोनों के दोनों जो मार्केट है इम्परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं, हाउएवर देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एआरएमआर कर्व्स। वो क्या है, under monopolistic competition AR/MR curve are more elastic as compared to monopoly because availability of substitutes जो है ना वो डिमांड को मोर इलास्टिक कर देती है, पर मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, इसलिए वहां डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक होती है। तो हम बोल सकते हैं मोनोपोली का जो एआरएमआर कर्व होगा वो लेस इलास्टिक होगा, और जो मोनोपोलिस्टिक का एआरएमआर कर्व होगा कैसा होगा, मोर इलास्टिक। तो लिखा हुआ है कि आज seen in diagram AR/MR curve under monopolistic competition are more elastic as compared to AR/MR curve under monopoly because they are less elastic। तो बच्चों हमने इस टॉपिक में रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को खत्म कर लिया है, ठीक है, इम्परफेक्ट में भी और परफेक्ट में भी। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, वो क्या है, जो न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। न्यूमेरिकल्स में काम कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। न्यूमेरिकल्स कराने से पहले एक टॉपिक आप सीख लो कि इलास्टिसिटी का और एमआर एआर कर्व का क्या रिलेशन है। इलास्टिसिटी का और एमआर एआर कर्व का या टीआर कर्व का क्या रिलेशन है वो सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इससे काफी क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। मैं आपको समझाऊंगा कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपस में क्या रिलेशन। जैसे हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किया था, वहां पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का क्या रिलेशन। हम यूज करेंगे यहाँ पे पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड आपको याद होना चाहिए। देखो बच्चों, डिमांड चैप्टर, सप्लाई चैप्टर, प्रोडक्शन कॉस्ट सब यूज हो रहे हैं यहाँ पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पॉइंट मेथड, जहां पे आपने डिमांड कर्व के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाली थी, याद है आपको वो चीज। ध्यान से समझना, मैं आपको थ्रू डायग्राम समझाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है रिलेशन ऑफ एआर, एमआर, टीआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू, ठीक है, ध्यान से सुनना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रेवेन्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चों, एक हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में आप लोग प्लॉट करते हैं बच्चों डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जिसपे हमने इलास्टिसिटी फाइंड आउट की थी पॉइंट मेथड के थ्रू, वो आपने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे आपने लिखा बच्चों यूनिट्स या क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ लिखा बच्चों प्राइस। करेक्ट एकदम। आपने, आपको याद होगा बच्चों, फॉर्मूला था इसका लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे जब इलास्टिसिटी निकाली गई थी, कौन से पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे आपका जो एडी था वो था 1, ये आपको याद होगा। और ईडी 1 के बाद आप जब वाई एक्सिस पे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर सेगमेंट आपकी बहुत सारी, अपर सेगमेंट आपकी 0 होती है। तो यहाँ पे आपका एडी था इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ आपका एडी था मोर देन 1,
ठीक है, यहाँ इक्वल टू 1, यहाँ था फिर लेस देन 1 और यहाँ था आपका 0। ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। ये चैप्टर में हर कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, तो आप सब कुछ याद रखें बच्चों। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इसी के नीचे एक ग्राफ और बनाता हूं, इसी के नीचे एक ग्राफ और बनाता हूं और यहां पर मैं मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करूंगा। कौन सा कर्व बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व में ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुनना। तो आपका एमआर कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बच्चों, आपने पढ़ा अभी अभी, ठीक है, लेकिन जीरो भी जा सकता है और नेगेटिव भी। ये आपका हो गया बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, तो एमआर कर्व जो है ये हमने बना लिया और नाम दे दिया इसको मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ आपका एमआर है, यहाँ आपकी आउटपुट है, करेक्ट एकदम। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहां आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो है पॉजिटिव। क्या है बच्चा? पॉजिटिव। और यहां जो आपका एमआर है वो है 0 और जो यहां आपका एमआर है वो है नेगेटिव। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ज्वाइन कर रहा हूं। किससे ज्वाइन कर रहा हूं? इलास्टिसिटी जो हमने निकाली है डिमांड कर्व पे, उससे ज्वाइन करता हूं। तो अगर मैं एमआर को ज्वाइन करता हुआ 0 वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, ऊपर जाता हूं, तो मैं कहां पहुंचता हूं देखना। ये ज्वाइन करते करते मैं पहुंचा बच्चों मिड पॉइंट पे। कहां पहुंचा? मिड पॉइंट पे। ध्यान से सुनना बच्चों आगे। तो बच्चों हम यहां क्या देख रहे हैं कि जब आपका एमआर 0 है, जब आपका एमआर 0 है तो आपकी इलास्टिसिटी मिड पॉइंट पे कितनी है बच्चा? इक्वल्स टू 1। मैं लिख सकता हूं यहां पर कि व्हेन एमआर इज 0 देन ईडी इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट है एकदम। जब एमआर 0 होता है तो आपका ईडी इक्वल्स टू 1 है। लेकिन अब देखो इस पोर्शन में आपका एमआर जब पॉजिटिव है तो आपका जो ईडी है या तो वो एक से बड़ा है या तो वो इनफाइनाइट है, लेकिन है एक से बड़ा। तो लिख सकता हूं कि व्हेन एम आर इज पॉजिटिव, जब एम आर आपका पॉजिटिव होगा तो आपका ईडी एक से बड़ा होगा, देन ईडी इज मोर देन 1। तीसरा पॉइंट लिख सकता हूं, जब आपका एम आर नेगेटिव है तो इस पोर्शन में जो ईडी इक्वल टू 1 से राइट वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में आपका ईडी लेस देन 1 है या 0 है, एमआर जब नेगेटिव होता है। तो देखो इस पोर्शन को देखो बच्चों, इस वाले पोर्शन में आप देखो कि आपका एमआर जो नेगेटिव है, देखो 0 से राइट वाले पोर्शन में देखो, यहाँ पे आपका एमआर जब नेगेटिव है तो आपका ईडी है तो लेस देन 1 है या 0 है लेकिन एक से कम। तो आप क्या लिखेंगे? when MR is negative, when MR is negative, ED is less than 1। ये तीन रूल आपको याद रखने हैं। जब आपका MR 0 होता है तो ED कितना है, आपका MR जब पॉजिटिव होता है तो ED कितना है, आपका MR नेगेटिव होता है तो ED कितना है। अब मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से, इसी तीन रूल से हम और रूल भी निकाल सकते हैं, वो आप ध्यान से सुनना बच्चों। वो और रूल क्या है, मेरी बात को समझना, मैं समझाऊंगा आपको। देखो बच्चों, जब आपका एमआर 0 होता है, ये पहले रूल की बात कर रहा हूं, जब आपका एमआर 0 होता है तो आपका टीआर क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। तब भी ईडी क्या होगा? इक्वल्स टू 1, क्योंकि एमआर 0 पे ईडी इक्वल्स टू 1 है और एमआर जब 0 होगा तो टीआर क्या होगा? मैक्सिमम। समझ में आता है आपको ये बात? दूसरा, जब आपका एमआर पॉजिटिव है तो बोल रहा है ईडी इज मोर देन 1। जब आपका एमआर पॉजिटिव होता है तो आपका टीआर इंक्रीज हो रहा होता है एट डिमिनिशिंग रेट। आपको ये बात याद है?
याद नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। जब MR आपका पॉजिटिव होता है तो आपका TR बच्चों डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। ये देखो, आपका MR जब पॉजिटिव होता है तो आपका TR डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है ना। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि जब आपका MR पॉजिटिव होगा तो TR डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा, ED में होगा मोर देन 1। थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं? जब आपका MR नेगेटिव होता है तो ED होता है लेस देन 1, और जब MR नेगेटिव होता है तो आपका TR तो फॉल हो रहा होता है। तो आपने यहां पर ED और TR का रिलेशन भी समझ लिया, और ऊपर वाले केस में आपने ED और MR का रिलेशन समझ लिया। तो MR, TR और ED का रिलेशन समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अब आप इस चीज को नोट्स में देखो, यहां देखना बच्चों। जब आपका ED इक्वल्स टू 1 है तो आपका MR क्या है बोलो? MR इज 0। और जब MR 0 है तो आपका TR क्या है? TR इज मैक्सिमम। ये पहला पॉइंट समझ में आया बोलो बच्चों। उसके बाद जब आपका MR पॉजिटिव है इस पोर्शन में, जब आपका MR पॉजिटिव है तो आपका ED है मोर देन 1, और तब आपका TR बढ़ रहा है। कौन से रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। ये भी समझ में आता है आपको। उसके बाद जब MR आपका नेगेटिव है तो आपका ED है लेस देन 1। जब MR आपका नेगेटिव है तो आपका ED है लेस देन 1, और तब आपका TR फॉल हो रहा होता है। और पहला केस क्या था कि MR जब 0 था तो ED था इक्वल टू 1, तो आपका TR मैक्सिमम था। देखो बच्चों, ये सारी चीजें यहां समझ में आ रही है। आपका MR जब नेगेटिव है तो आपका ED लेस देन 1 है, तो आपका TR क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। ये लिखा हमने। तो तीनों पॉइंट यहीं से बन गए। तो समझने के बाद, यहां से समझने के बाद आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लें। नोट करने से बात बनेगी बच्चों। ठीक है, ये करने के बाद अब हम नोट्स में से पढ़ते हैं बच्चों कि क्या बोलता है। नोट्स बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से देखें कि ईडी जब इक्वल्स टू 1 है, ईडी जब इक्वल्स टू 1 है सी पॉइंट पे, तो आपका जो MR है वो 0 है, और उस टाइम पर आपका TR जो है वो होगा मैक्सिमम। ये आप ध्यान रखें। तो आपको तीनों पॉइंट यहां फिर से समझा रखे हैं बच्चों इन शॉर्ट। ये वाले तीनों पॉइंट फिर से आपको यहां समझा रखे हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद यहां पे एक चीज बोल रहा है बच्चों कि प्रिंसिपल 1 वो क्या है। बिहेवियरल प्रिंसिपल रेवेन्यू पूरा पढ़ने के बाद ये है, देखो बच्चों इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू का यूज होगा, सुनना ध्यान से। आपकी टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं माइनस करता हूं टोटल कॉस्ट तो आपको मिलता है बच्चा प्रॉफिट। अगर मैं ये बोलूं कि आपकी टोटल रेवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से तो आपको होता है बच्चों लॉस। अब टोटल कॉस्ट जो है ना, उसके अंदर दो कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपकी टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, आप फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपकी टोटल कॉस्ट तो पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि आपकी सिर्फ कोई एक कॉस्ट पूरी हो रही है या एक भी पूरी नहीं हो रही। इस केस में आपकी टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है। आप लेबर का खर्चा निकाल पा रहे हो, आप रॉ मटेरियल का खर्चा निकाल पा रहे हो, आप फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, तो आपकी फर्म ज्यादा समय तक नहीं चलने, आप शट डाउन कर देना चाहिए। अगर आपकी टोटल रेवेन्यू टीवीसी के बराबर है, देखो एक और ऑप्शन है, अगर टोटल रेवेन्यू टीवीसी से भी कम है फिर तो आपका परमानेंट शटडाउन है बच्चों। आप बिल्कुल भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपकी टोटल रेवेन्यू में से इवन वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। इसे बोलते हैं परमानेंट शटडाउन। ये यूनिट नंबर 3 में फिर से आएगा बच्चों, अभी ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना कि फर्म के लिए प्रोडक्शन करना तब प्रॉफिटेबल है जब फर्म की टोटल रेवेन्यू ज्यादा रहे टोटल कॉस्ट से। ठीक है, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रहे मार्जिनल कॉस्ट के, तब भी ठीक है। ये सारी कंडीशन हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में डिटेल में। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यूनिट नंबर 3 में बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल जो लिखे हैं इनको यूनिट नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं बच्चों। आगे जो आने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप यहां समझो,
जो हमने आज किया है वो ये टॉपिक किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। तो इसको आप बहुत ध्यान से करें, बार बार प्रैक्टिस करें इस टॉपिक की, तो समझ में आएगा। डायग्राम को बनाकर देखें। और एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं बच्चों में अब, कि न्यूमेरिकल्स में आपको एक फॉर्मूला यूज होगा। वो फॉर्मूला क्या, आप नोट कर लेना। दैट इज, अगर आपको बच्चों एम आर निकालना है तो फॉर्मूला है ए आर इंटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। इस फॉर्मूले की मदद से आप दो फॉर्मूले और बना सकते हो। वो दो फॉर्मूले क्या है बच्चों, देखो, आप ए आर का फॉर्मूला बना सकते हो इसी फॉर्मूले से, आप ईडी का फॉर्मूला बना सकते हो इसी फॉर्मूले से। चलो बनाओ मत, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू आपके मिसिंग हो, मान लो आपको एम आर गिवन है, ए आर गिवन है, आपको ईडी निकालना है तो अब इससे निकाल लेंगे। आपको ईडी गिवन है, ए आर गिवन है, एम आर निकालना, आप इससे निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से वही चीजें इवेल्युएट होंगी जो हमने अभी पढ़ी, कि अगर आप यहां पर एम आर की वैल्यू 0 लेते हैं, एम आर की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका ईडी पक्का 1 आएगा। अगर आप एम आर की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो आपका ईडी लेस देन 1 आएगा। अगर आप एम आर की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो आपका ईडी हमेशा मोर देन 1 आएगा। ये फॉर्मूला आपको वही रिजल्ट देगा जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। देखो बच्चों, फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो ये लिखा कि एम आर इज इक्वल्स टू ए आर मल्टीप्लाई ईडी -1 डिवाइड बाय ईडी। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं बच्चों। हमने ये पढ़ा है कि अगर एम आर 0 हो तो आपका ईडी आता है इक्वल्स टू 1। अगर आपका एम आर नेगेटिव हो तो आपका ईडी आता है लेस देन 1। अगर आपका एम आर पॉजिटिव हो तो आपका ईडी आता है मोर देन 1। क्या इस चीज को इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं हम लोग? मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं बच्चों, ध्यान देना। फर्स्ट केस प्रूफ करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट केस क्या है कि आपका एम आर आपको लेना है 0। देखो बच्चों, एम आर 0 लेना है तो ए आर भी लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन ध्यान रखना, आपका एम आर जब 0 होता है, देखो बच्चों ये छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। आपका एम आर जब 0 होता है ना तो आपका एम आर पॉजिटिव होता है, फॉलिंग हो रहा होता है। बट ध्यान रखना, एम आर से हमेशा आपका ए आर बड़ा होता है। तो मान लो एम आर 0 लिया और ए आर आपने ले लिया बच्चों 2। ठीक है, 2 ले लिया। 2 क्यों लिया? क्योंकि एम आर हमेशा, देखो एम आर पॉजिटिव 0 नेगेटिव तीनों हो सकता है। एम आर 0 हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ए आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और एम आर से बड़ी ही रहेगी। ठीक है, ए आर हमेशा एम आर से बड़ा होता है, पढ़ा आप लोगों ने, क्योंकि एम आर फॉल फास्टर देन ए आर। एम आर छोटा होता है हमेशा ए आर से। तो आपने वैल्यू ले ली। अब हम प्रूव करके देखते हैं कि अगर एम आर 0 है, अगर एम आर 0 है तो क्या हमारा ईडी 1 आता है? हम ये प्रूव करके देखते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। तो पुट करते हैं वैल्यूज को। हमने एम आर की वैल्यू पुट करी बच्चों 0। क्या पुट करी इसमें वैल्यू? एम आर की 0। ए आर की वैल्यू पुट करी 2 और ईडी हमने निकालना है -1 डिवाइड बाय ईडी। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 0 इज इक्वल्स टू 2 ईडी -2 डिवाइड बाय ईडी इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ रहा है इतना? अब सॉल्व करेंगे इसको आगे तो आपका आंसर आएगा ईडी इंटू 0 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आगे आपका 0 इज इक्वल्स टू 2 ईडी -2। आगे सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 2 यहाँ के प्लस का 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू 2 ईडी। अब 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू ईडी। तो आपका आंसर आता है बच्चा 1। ये प्रूव हो गया कि अगर आपका एम आर 0 होता है, इफ एम आर इज इक्वल्स टू 0, तो आपका ईडी 1 ही आता है। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करके दे रहा है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला काम आएगा। इस फॉर्मूले ने प्रूव कर दिया कि अगर आपका एम आर 0 हो तो आपका ईडी 1 ही आता है। ठीक है, एक और प्रूफ कर लेते हैं। मान लो एम आर लेते हैं आप लोग नेगेटिव। कितना लेते हैं? नेगेटिव। तो क्या आपका ईडी 1 से कम आता है? प्रूफ करके देखते हैं। फॉर्मूला है आपका, दूसरा केस प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा केस ये है कि अगर एम आर आप नेगेटिव लेते हो, मान लो -2 आप लेते हो एम आर, और ए आर तो आपको पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ए आर आपने लिया मान लो बच्चों फिर से 2,
और आपका ईडी आप निकालना चाहते हो कि लेस देन 1 आता है क्या आना चाहिए बच्चों? लेस देन 1 ऐसा आता है क्या? तो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ईडी माइनस 1 डिवाइड बाय ईडी। एम आर की वैल्यू पुट कर दी हमने -2, करेक्ट एकदम। ए आर की वैल्यू 2, ईडी आपको निकालना है -1 डिवाइड बाय ईडी। समझ में आ गया इतना? फिर से अब 2 इंटू ईडी, 2 ईडी -2 डिवाइड बाय ईडी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ईडी से, तो आपके पास आता है -2 ईडी इज इक्वल्स टू 2 ईडी -2। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब -2 को यहां लेके आते हैं, 2 इज इक्वल्स टू 2 ईडी प्लस 2 ईडी हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस वाला 2 ईडी यहाँ के प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 2 इज इक्वल्स टू आपका आ गया 4 ईडी, करेक्ट है 4 ईडी। अब निकालनी है आपको ईडी की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? आप 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, इज इक्वल्स टू ईडी, आपका आ गया 1/2। इट मींस आपका आया बच्चों 0.5। एक से कम आया कि नहीं? बोलो, एक से कम आया कि नहीं? तो आपका ईडी आ गया एक से कम, ये भी प्रूव हो गया। तो जब एमआर नेगेटिव होता है तो आपका ईडी एक से कम ही आएगा। ऐसे ही आप थर्ड वाला केस भी प्रूव कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि एमआर की वैल्यू एआर से कम होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट सा था कि आपने देखा कि इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग वो सारी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं जो हमने अभी रिलेशनशिप में पढ़ी इलास्टिसिटी के और रेवेन्यू के। तो इसको ध्यान रखो, एमआर का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग प्रूव कर पाओगे कि आपका एआर एमआर ईडी का क्या रिलेशन है। तो बच्चों आपका मार्केट का यूनिट नंबर 1 टोटली फिनिश हो गया। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया यूनिट 1, ठीक है। अब इस चैप्टर 4 यूनिट 1 को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, समझने वाला था और इंपॉर्टेंट भी था। यूनिट नंबर 1 के बाद आज खत्म हो गई। नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं यूनिट नंबर 2, जहां हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम। बच्चों हमने इस यूनिट में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। यूनिट 2 में पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस डिटरमाइन कैसे करता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है ना, और फर्म है जो प्राइस टेकर होती है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब कि डिमांड और सप्लाई को यूज करके कैसे प्राइस सेट किए जाते हैं और फर्म्स को दिए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। और मार्केट इक्विलिब्रियम होने के बाद ये पढ़ेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बदल सकता है, मार्केट इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई के चेंज होने से क्या मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है, क्या इक्विलिब्रियम प्राइस बदल जाता है, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई क्या होता है, सब बातें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग, वहां कोई भी थ्योरी नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल। तो यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ो, टिप्स पे करो समझ के अच्छे से, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 पे। आज इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू सो मच।